स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख दिया है। ये राज्य कौन कौन से बता रहे हैं आपको। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है और इन सभी से पूछा गया है कि कितने मजदूरों की वापसी होगी, पहले बता दिया जाए और जानकारी मिलने पर प्रदेश सरकार की तरफ से मजदूरों को मदद करने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर और कहा है कि आप अपने राज्यों से निकलने वाले मजदूरों के बारे में जानकारी दें। उस अनुसार पहले अगर जानकारी मिल जाएगी तो उस अनुसार उन मजदूरों की मदद मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीएम को यह पत्र लिखा गया है और इनसे पूछा गया है कि मजदूरों की वापसी होगी तो कितने होगी ये पहले बता दी जाए। जानकारी मिलने के बाद मजदूरों की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार आगे आएगी। तो आपने सुना और प्रसून जोशी के द्वारा ये गीत लिखा गया है और 100 से ज्यादा गायक कलाकारों ने ये गीत गाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। लॉकडाउन 4.0 के कायदे कानून का इंतजार अब किया जा रहा है। आज लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन जारी होगी और देश के 30 जिलों में सख्त लॉकडाउन जारी रहने वाला है। शर्तों के साथ कई तरह की छूटें भी मिलेंगी और आज लॉकडाउन पार्ट 3 जो है वो खत्म हो रहा है। सोमवार से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो रहा है। लेकिन अभी क्या गाइडलाइंस होंगी ये अभी आना बाकी है। क्या कायदे कानून का पालन करना होगा, क्या नियम होंगे, कहां छूट मिलेगी, किस जोन में कितनी छूट मिलेगी, क्या केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन रहेगा और अगर ऑरेंज जोन में है तो कितना लॉकडाउन रहेगा, ऑड इवन फॉर्मूला होगा क्या, ग्रीन जोन में क्या सारी दुकानें खुली रहेंगी, क्या परिवहन की सेवा मिल पाएगी, क्या ट्रेनें चलने लग जाएंगी, क्या लोकल बसें चलने लग जाएंगी, क्या एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की सुविधा मिल पाएगी। ये सारे सवाल लोगों के जहन में हैं, लेकिन इनका जवाब आज जब लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस जारी होंगी उसके बाद मिल पाएगा। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक देश के 30 जिलों में लॉकडाउन जारी रहने वाला है। ये हॉटस्पॉट कहे जा सकते हैं या ये कह सकते हैं कि यहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं और इसीलिए ये फैसला किया गया है। तो कई सारे सवाल हैं और ऐसे में क्या मध्य प्रदेश के लोगों को राहत मिल पाएगी। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जहां पर पूरी तरह से छूट मिल जाएगी, क्या सभी दुकानें खुल पाएंगी, क्या सैलून खुल पाएंगे, क्या ब्यूटी पार्लर खुल पाएंगे, क्या बाकी दुकानें जो हैं वो खुल पाएंगी, ऑड इवन का फॉर्मूला होगा क्या, ऑरेंज जोन में क्या होगा, ग्रीन जोन में क्या होगा, रेड जोन है तो रेड जोन में क्या सुविधाएं मिल पाएंगी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे सुझाव लिए हैं और उन पर मंथन करने के बाद प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद श्रीवास्तव भोपाल से, विकास सिंह इंदौर से, देवव्रत रायपुर से, शैलेंद्र वांगू दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी आप ही के पास, आज पार्ट 3 खत्म होने वाला है और चौथा पार्ट लॉकडाउन को जो है वो शुरू होने वाला है। कैसा हो सकता है, क्या 30 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, क्या क्या सुविधाएं शुरू हो सकती हैं? जैसे आपको बता दें पुनीत कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया था देश के नाम, उस वक्त ये साफ कहा गया था कि सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। जब उससे एक दिन पहले जब मुलाकात हुई थी सभी मुख्यमंत्रियों से, तो लगभग सभी राज्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि देश के 30 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरियाज यानी म्युनिसिपल एरियाज जो हैं वो ऐसे हैं जहां पर देश में 80% मामले इन्हीं म्युनिसिपल एरियाज से पाए जाते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जैसे पीएम मोदी भी बोल चुके हैं कि फोकस तरीके से अब लड़ाई लड़नी होगी,
कोविड-19 से, कोरोना मामलों से। तो ये फोकस लड़ाई जो है अब ये माना जा रहा है कि ये 30 म्युनिसिपल एरियाज में सीमित रहेगी और कल ही जो स्वास्थ्य सचिव है उनकी मुलाकात, उनकी चर्चा इन 30 म्युनिसिपल एरियाज के कमिश्नर्स, उनके डीएम्स और उन राज्यों, करीब 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, वहां पर उनके डीएम से भी बात हुई थी, उनके स्वास्थ्य सचिवों से भी बात हुई थी। तो माना जा रहा है कि जो नए लॉकडाउन की गाइडलाइंस होगी तो कहीं ना कहीं इन 30 म्युनिसिपल एरियाज में छूट मिलने की संभावना नहीं है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। लेकिन बाकी इलाकों में जिसे पहले ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन कहा जा रहा था, वहां पर काफी हद तक छूट दी जा सकती है। यह भी माना जा रहा है कि रेलवेज के साथ साथ जल्द ही एयरलाइंस को शुरू करने की भी तैयारी हो सकती है, जिसमें डोमेस्टिक एयरलाइंस शुरुआत में ऑपरेट कर पाएंगी। और वहीं दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि दिल्ली मेट्रो को चलने की इजाजत दी जाए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए ये इजाजत दी जाए। तो ऐसे में कई तरह के सुझाव सामने आए हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इस लॉकडाउन की नई रूपरेखा क्या होगी और कहां कहां छूट मिलेगी। हालांकि माना जा रहा है कि इन 30 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा बहुत से इलाकों में छूट दी जा सकती है, जिससे पहले ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन कहा जा रहा था। और राज्यों ने यह भी मांग की थी कि रेड जोन तय करने की जो ताकत है, रेड जोन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो राज्यों को दी जानी चाहिए। तो माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी अब राज्यों को सौंपेगी कि वो खुद तय करें कि रेड जोन कहां है और ग्रीन जोन कहां है, ताकि राज्य फोकस तरीके से इस महामारी से निपट पाए। ठीक है, भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत सारी चीजें पहले से तय कर ली गई, प्रस्ताव भी भेजा गया। इंतजार ये किया जा रहा है कि केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी हो, उसके बाद राज्य में क्या व्यवस्था है उसको लेकर कुछ जो प्रस्ताव तैयार किया है, मसौदा तैयार किया, उसके ऊपर फिर घोषणा की जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। इसी बात का इंतजार है कि केंद्र की ओर से क्या गाइडलाइंस आती हैं और फिर उसके आधार पर मध्य प्रदेश में उन्हें कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जो उम्मीद जताई जा रही थी कि जब लॉकडाउन 4.0 लागू होगा तो फिर उसमें कुछ सहूलियतें मिल सकती हैं। अगर आपको याद हो तो इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन किया था तो उन्होंने ये कहा था कि जो 17 मई के बाद के लॉकडाउन का स्वरूप होगा उसको 17 मई के पहले ही बता दिया जाएगा। लेकिन आज 17 मई है और अब तक भी गाइडलाइंस सामने नहीं आई हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी इस बात को लेकर दुविधा की स्थिति है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कि आखिरकार लॉकडाउन 4 में क्या सहूलियतें दी जाए, सहूलियतें दी भी जाए। सहूलियतों से मतलब जो सख्ती है उसको नॉर्मल करने से है, दी भी जाए तो कितनी दी जाए और कैसे दी जाए, क्या ये इस वक्त में करना उचित होगा। तो ये लगता है कि अभी भी कुछ दुविधा की स्थिति है। लेकिन जहां तक बात मध्य प्रदेश की है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन पहले ही नेटवर्क 18 से खास बातचीत की थी, जो सीनियर एडिटर हैं प्रवीण दुबे उनके साथ में, और उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि जो लॉकडाउन 4.0 होगा वो थोड़ा सख्त और थोड़ा नरम होगा। सख्त इस लिहाज से होगा कि जो रेड जोन के इलाके हैं यानी कि भोपाल, उज्जैन, इंदौर, यहाँ पर जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ ज्यादा सख्ती बरती जाएगी और बाकी में कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। ग्रीन और ऑरेंज एरिया में भी जो पहले से छूट दे दी गई हैं, ऑलरेडी छूट वहां पर हैं, दुकानें खोलने की अनुमति वहां पर दे दी गई है, शराब तक की दुकानें वहां पर खुल रही हैं। तो इस तरीके की रियायतें पहले भी मिल चुकी हैं और पहले से जारी हैं। अब देखना यह है कि जो बाकी की चीजें हैं, मसलन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, रेल की बात करें, बसेस की बात करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर होते हैं उनकी बात करें, इन सब पर फैसला या निर्णय लिया जाना बाकी है। इनको लेकर क्या कुछ तय होगा ये देखने वाली बात होगी। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि वो बफर जोन, रेड जोन या कंटेनमेंट एरिया के बाहर कुछ दायरे में बफर जोन की भी तैयारी है। ये सारी बातें। इंदौर चलते हैं, विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, इंदौर में जो स्थिति है, लगातार रेड जोन बना हुआ है, रोज मामले सामने आ रहे हैं, 92+ आज भी मामले सामने आए और कलेक्टर भी पहले भी कह चुके हैं मनीष सिंह की अभी तो कोई ढील नहीं दी जाएगी, सख्ती की बात वो कह चुके हैं, लगातार मीडिया में बाइट्स आ रही।
बिल्कुल पुनीत, इंदौर के जो हालात हैं वो इस तरह कतई नहीं है कि यहाँ किसी प्रकार की रियायत दी जाए। चूंकि अगर किसी भी एक विषय से जुड़े हुए, संदर्भ से जुड़े हुए लोगों को अगर रियायत दी जाती है तो उसके समानांतर जो लोग हैं उनको कई लोगों को रियायत देने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि इंदौर में जो लगातार अब तक बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक जोन इंदौर का चेंज नहीं हो सका है। 92 कोरोना पॉजिटिव मरीज कल रात मिले हैं और लगातार 70 से अधिक मरीज जो है पिछले एक सप्ताह से मिल रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। इस लिहाज से प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पूर्व से जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक कर चुके हैं, समाज सेवी संगठन के जो प्रमुख हैं उनके साथ बैठक कर चुके हैं। उनसे प्रमुख जो लोग हैं उनसे सुझाव मांगे कि आखिर कैसे इंदौर की स्थिति को नियंत्रण में किया जाए और चौथा जो चरण है उसमें किस प्रकार से उसका लेकिन ये भी उन्होंने कह दिया है कि कोई त्योहार पर कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई कुछ नहीं खुलना, अभी तो इंतजार करना होगा। ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। रायपुर चलते हैं, छत्तीसगढ़ का हाल जान लेते हैं। देवव्रत हमारे साथ लगातार बहुत देर से बने हुए। देवव्रत, छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 9 ही रह गई है, बहुत ज्यादा मामले नहीं हैं, केवल 62-63 तक मामले सामने आए। ऐसे में क्या परिस्थिति देखने को मिल रही है? सरकार की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल पुनीत, क्योंकि कोरोना को लेकर के तो छत्तीसगढ़ में स्थिति सामान्य है, लेकिन जिस तरह से 3 चरण लॉकडाउन के हुए हैं, इस दौरान आर्थिक गतिविधियां प्रदेश की हैं वो चरमरा सी गई है, थम सी गई हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पहले ही केंद्र से जिस तरह से सुझाव मांगे गए थे, उस दौरान उन्होंने अपने सुझाव में ये कहा है कि अंतर्राज्यीय सीमाएं बंद की जानी चाहिए और इसके अलावा जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं उन्हें धीरे धीरे खोलने की अनुमति यहाँ पे मांगी गई है। क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार ने अपनी ओर से तो बहुत सारी चीजों में रियायतें दे दी हैं और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि लॉकडाउन जो 4 होगा इसमें और भी ज्यादा कुछ पाबंदियों से छूट मिलेगी, क्योंकि अभी सभी जो दुकानें हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो नहीं खुले हैं, सभी उद्योग नहीं खुले हैं। जो शहर से बाहर के उद्योग हैं केवल उन्हें ही खोलने की अनुमति दी गई है। तो हो सकता है कि अभी जिस तरह से लॉकडाउन 4 में तमाम शर्तों के साथ यहाँ पर अनुमति दी जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर रेड जोन की बात करें तो केवल रायपुर ही ऐसा जिला है जो रेड जोन में, और उसमें भी छत्तीसगढ़ की तरफ से ये मांग की गई थी कि रायपुर को क्यों रेड जोन बनाया गया है। राज्यों को ये अधिकार होना चाहिए कि रेड जोन और दूसरे ऑरेंज और ग्रीन जोन जो है उसमें बदलाव कर सके स्थिति के अनुसार। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम मसले पर जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आर्थिक पैकेज की 5वीं किश्त आज जारी की जाएगी। वित्त मंत्री सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। अब तक 18,66,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया जा चुका है और 5वीं किश्त आर्थिक पैकेज जो 20 लाख करोड़ की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, आपको याद होगी, बस उसी की ये 5वीं किश्त आज जारी की जाएगी और वक्त में बदलाव कर दिया गया। रोज शाम को 4 बजे पूरी जानकारी प्रेस को दी जा रही थी। आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और 5वीं किश्त के बारे में जानकारी देने वाली। अभी तक आपको बता दें तो 20 लाख करोड़ की जो बात थी, इनमें से 18,66,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। रीवा में यूपी बॉर्डर पर मजदूरों का हंगामा देखने को मिला। यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर जाम लग गया और सीमा पर रोके जाने का मजदूर विरोध करने लगे। भोजन की व्यवस्था यहां पर नहीं थी, बड़ी संख्या में मजदूर थे। पुलिस ने यहां पर मजदूरों पर लाठियां भांजी। और बड़वानी से खबर आपको बता रहे हैं, बाइक पर टैंकर पलट गया और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और इसमें बाइक पर ये टैंकर पलटा है और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। ये हादसा अनियंत्रित होने की वजह से हुआ है, टैंकर अनियंत्रित हो गया और इसकी वजह से ये दुर्घटना पेश आई है। 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग इसमें घायल हुए। पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। पंकज, बाइक पर कितने लोग सवार थे, ट्रक में कितने लोग थे? 4 लोगों की जान चली गई, बाइक पर टैंकर पलटा है।
ये पुनीत, इसमें जो प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आ रहा है उसमें यही नजर आ रहा है कि बाइक पर कुल 6 लोग सवार थे। इसमें पति पत्नी और 4 बच्चे थे। घटना में 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है और 2 मासूम बच्चों का जो है उपचार अभी फिलहाल जारी है। और इस घटना में माता पिता भी जो है दोनों की मृत्यु हो चुकी है। काफी दर्दनाक हादसा है। और इसमें जो टैंकर जो बताया जा रहा है कि वो मंदसौर से तमिलनाडु की ओर जा रहा था, उसी दरमियान अचानक बैलेंस बिगड़ा और जो टैंकर है वो दृश्यों में भी देख सकते हैं कि पूरी बाडी से उखड़ने के बाद टैंकर जो है वो जमीन पर आ गिरा है। पुनीत। पंकज, ये बेहद दर्दनाक घटना बता रहे हैं कि परिवार बाइक पर जा रहा था। ये कौन लोग थे, कहां से कहां जा रहे थे? इस पूरे मामले की तफ्तीश अभी जो है पुलिस कर रही है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे। क्योंकि जो बाइक दुर्घटना ग्रस्त हुई है उस पर भी किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं है, तो पुलिस उसी की तलाश कर रही है कि आखिर ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ जा रहे थे। चूंकि ये लोग महाराष्ट्र तरफ से आ रहे थे तो एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि कहीं न कहीं हो सकता है ये भी मजदूर ही हो जो लॉकडाउन के चलते अपने घर के लिए कहीं दूसरी जगह से अपने घर के लिए आ रहे हों। पुनीत। बाकी जो घायल लोग हैं उनकी स्थिति क्या है? और आपने बताया कि परिवार जा रहा था, 2 बच्चों की मौत हो गई, 2 माता पिता की भी मौत हो गई, 2 बच्चे और हैं, उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनको रखा गया है? जी, 2 बच्चे भी फिलहाल जिस हिसाब से स्थिति देखी जा रही है इतनी ज्यादा गंभीर चोटें नजर नहीं आ रही है, लेकिन चूंकि बच्चों की उम्र काफी कम है तो वो भी ऐसी बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि डॉक्टरों के द्वारा हर एक पहलू की जांच की जा रही है कि उन्हें कहीं ऐसी अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है। ये ऊपर से इतनी कुछ ज्यादा चोटें नजर नहीं आ रही है, लेकिन चूंकि हादसा इतना दर्दनाक था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्हें अंदरूनी चोट होगी या नहीं होगी। पुनीत। और ट्रक में कितने लोग सवार थे? ट्रक चालक भी घायल हुआ है? पंकज, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि संपर्क कट गया, लेकिन एक बेहद ही दर्दनाक ही हादसा। एक बाइक पर 6 लोग सवार थे। जो कोरोना काल चल रहा है और जैसे इस हाल में जो पलायन हो रहा है, ये ऐसी स्थिति में ये खबर बड़वानी से आना कि यहाँ से, और ये बताया ये जा रहा है, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से चलने वाले मजदूर हो सकते हैं जो परिवार को लेकर चल रहे थे। और 4 बच्चे, पति पत्नी एक ही बाइक पर सवार थे। टैंकर पर ये तस्वीर आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि कितनी भीषण ये दुर्घटना है। टैंकर पूरी तरह से ये पलट गया बाइक के ऊपर और 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। माता पिता, 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे, और 2 बच्चों को हालांकि चोटें नहीं आई हैं, लेकिन अंदरूनी चोट हो सकती है। बेहद ही दर्दनाक घटना, दर्दनाक खबर। 4 लोगों की जान चली गई। कहाँ के रहने वाले थे अभी साफ नहीं हो पाया है। गाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है उस पर कोई नंबर प्लेट भी नज़र नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी भीषण ये दुर्घटना रही होगी, क्योंकि पीछे चक्के नज़र आ रहे हैं। टैंकर का पीछे का हिस्सा बिल्कुल अलग हो गया। 4 लोगों ने जान। मुश्किलों से भरा है ये वक्त। जी हाँ, बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, या यूं कहें कि अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है देश। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कोई अकेला नहीं लड़ रहा है। सब्र और सावधानियों के साथ साथ पूरा देश एक दूसरे के साथ मिलकर इस परेशानी से लड़ रहा है। और मानव सभ्यता को बचाने की इस लड़ाई में रिलायंस ग्रुप भी हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। भरोसा रखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ छिड़ी इस जंग को हम जरूर जीतेंगे।